Hello everyone, this is Silky Khanna. So let us start with next lecture of statistics. The topics that we would be covering in this lecture are measures of kurtosis, box and whisker plot. So moving on to our very first slide. आपके सामने एक डायग्राम है. सबसे पहले इस डायग्राम को देखेंगे, फिर हम कर्टोसिस का कंसेप्ट समझेंगे. इसमें ये जो ब्लू वाला डायग्राम है, जो ब्लू वाला डिस्ट्रीब्यूशन है, दैट इज रिप्रेजेंटिंग द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, जिसमें आप देख सकते हैं मोस्ट ऑफ द वैल्यूज आर क्लस्टर्ड अराउंड द सेंटर. और ये जो टेल्स है ना, टेल्स में बहुत कम वैल्यूज है. ऐसा नहीं है कि ये टेल जो है ये एक्स एक्सिस को टच कर रही है, ये मत सोचना, बट बहुत कम, बहुत माइन्यूट सा डिफरेंस है. तो यानी कि जो टेल्स हैं वो बहुत ज़्यादा थिन, बहुत ज़्यादा पतली है, उसका एरिया बहुत ही कम है. ये है परफेक्ट नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन विच इज़ रिप्रेजेंटिंग कि आउटलायर्स जो हैं वो ना के बराबर है. ज़्यादातर वैल्यूज़ जो है वो सेंटर के अराउंड क्लस्टर कर रही हैं. ठीक है, ये जो टेल्स है, ज़्यादातर जो आउटलायर्स होते हैं, जो एक्सट्रीम हाई या एक्सट्रीम लो वैल्यूज़ होती है, वो टेल्स में दिखाई जाती हैं. तो टेल का एरिया बहुत ही थिन, बहुत ही कम है. इसका मतलब आउटलायर्स जो हैं वो ना के बराबर प्रेजेंट है. सो इट इज़ अ परफेक्ट नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन केस. इसी को कंपेयर करो ये ग्रीन वाले डिस्ट्रीब्यूशन से. ये है फैट टेल डिस्ट्रीब्यूशन. फैट टेल डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब ये कि ये जो इसकी टेल्स हैं, देखो ये काफ़ी थिक है. ये देखो एरिया जो है टेल्स में वो काफ़ी ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन. काफ़ी ज़्यादा थिकनेस है, या कह लीजिए काफ़ी ज़्यादा फैट हैं ये टेल्स. इसी चीज़ को हम कर्टोसिस बोलते हैं. स्क्यूनेस हमने पढ़ा. स्क्यूनेस में हम मेजर कर रहे थे कि एक तरफ का एरिया ज़्यादा है या कम. कर्टोसिस में हम ये मेजर करते हैं कि जो आउटलायर्स हैं उनकी क्वांटिटी क्या है. एक्सट्रीम हाई या एक्सट्रीम लो वैल्यूज़ जो हैं वो कितनी क्वांटिटी में अकर कर रही हैं, उनकी फ्रीक्वेंसी क्या है. और ये जो टेल्स होती हैं ये जितनी ज़्यादा थिक होंगी, जितनी ज़्यादा मोटी होंगी, इसका मतलब आउटलायर्स उतनी ही ज़्यादा मात्रा में, उतनी ही ज़्यादा क्वांटिटी में प्रेजेंट हैं. अच्छा, ये तो था कि स्क्यूनेस और कर्टोसिस क्या है, बट अनदर थिंग इज कि हमने जब वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन पढ़ा तो उसका प्रैक्टिकल यूजेज भी पढ़ा कि स्टैंडर्ड डेविएशन रिस्क वगैरह मेजर करने के लिए यूज होता है. बट स्क्यूनेस और कर्टोसिस, इसका भी क्या कोई प्रैक्टिकल यूज हो सकता है? बिल्कुल. हर एक फील्ड में, चाहे मेडिकल हो चाहे फाइनेंशियल हो, कर्टोसिस और स्क्यूनेस का इस्तेमाल होता है. नाउ सी, लुक एट द एग्जाम्पल. लेट्स से आपने जो है कहीं पे पैसा इन्वेस्ट किया है म्यूचुअल फंड्स में, स्टॉक मार्केट्स में, और ऑन एन एवरेज आपका जो रिटर्न आने का चांस है वो 10% से 15% के बीच में वेरी कर सकता है. ठीक है, ये एवरेज रिटर्न है कि 10% से 15% के बीच में आएगा. लेकिन सिंस म्यूचुअल फंड्स एंड स्टॉक मार्केट्स बोथ आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, ठीक है, तो रिटर्न्स बहुत ऊपर भी जा सकते हैं, बहुत नीचे भी आ सकते हैं. अगर बहुत ही अच्छी सिचुएशन क्रिएट हो गई, ठीक है, तो उस केस में हो सकता है रिटर्न्स आपके 18% 20% तक चले जाएं. और अगर रिसेशन आ गया या कोई और इश्यूज आ गए इकोनॉमी में, तो हो सकता है रिटर्न नीचे गिर के 4-5% तक चला जाए. ठीक है, तो लेकिन कितने चांसेस है, कितनी प्रोबेबिलिटी है कि रिटर्न नॉर्मल से ऊपर आएगा या रिटर्न जो है नॉर्मल से नीचे जाएगा? इस चीज़ की प्रोबेबिलिटी का पता ही हम लोग इन थिक टेल से लगा सकते हैं. ये टेल्स जितनी ज़्यादा थिक होंगी, इसमें जितना ज़्यादा एरिया होगा, इसका मतलब उतना ज़्यादा चांसेस है इन आउटलायर वैल्यूज़ के आने का. ये जो आउटलायर है, ये जो राइट टेल है, ये दिखा रही है एक्सट्रीम हाई रिटर्न्स. जो ये हमारी ये वाली टेल है लेफ्ट साइड की ओर, ये दिखा रही है एक्सट्रीम लो रिटर्न्स. और क्योंकि दोनों का एरिया ज़्यादा है, इसका मतलब अच्छी खासी प्रोबेबिलिटी है एक्सट्रीम हाई या एक्सट्रीम लो रिटर्न्स आने का. सो देखिए, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, लो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट्स प्रोड्यूसिंग आउटसाइज्ड मार्केट गेन और लॉसेस. अगर ये ब्लू वाला हमारा कर्व है तो इसमें तो भाई ना के बराबर एरिया है टेल्स में, तो कोई खास प्रोबेबिलिटी नहीं है एक्सट्रीम हाई या एक्सट्रीम लो वैल्यूज अकर होने के लिए. लेकिन जो फैट टेल डिस्ट्रीब्यूशन है उसमें काफ़ी ज़्यादा पॉसिबिलिटी है आउटसाइज्ड गेन्स या लॉसेस वाला इवेंट अकर होने का, क्योंकि अच्छा खासा एरिया यहाँ पे है विच इज़ रिप्रेजेंटिंग कि आउटलायर्स अच्छी खासी क्वांटिटी में प्रेजेंट है, यानी कि फ्रीक्वेंसी अच्छी खासी है, उनके अकर होने के चांसेस अच्छे खासे हैं. तो यानी कि अच्छी खासी मात्रा में जो है आउटलायर्स प्रेजेंट है, एक्सट्रीम हाई वैल्यूज़ भी एंड एक्सट्रीम लो वैल्यूज़ भी. ठीक है, सो हमारा जो एवरेज रिटर्न है उससे हट के डिपेंडिंग ऑन द मार्केट सिचुएशन एक्सट्रीम हाई या एक्सट्रीम लो रिटर्न्स भी अकर हो सकते हैं. सो ये जो थिकनेस ऑफ द टेल्स है, जो फैटनेस ऑफ द टेल्स है, ये हमको प्रोबेबिलिटी बताती है, ये हमको चांसेस बताती है कि कितने चांसेस है एक्सट्रीम लो या एक्सट्रीम हाई वैल्यूज़ के अकर होने का. ठीक है, ये तो उस केस में है जब हम स्टॉक मार्केट या म्यूचुअल फंड्स की बात कर रहे हैं, क्योंकि रिटर्न्स ऊपर भी जा सकते हैं, नीचे भी आ सकते हैं. बट फिर स्क्यूनेस का क्या मार्केट यूज़ है? देखिए, इसी वाले केस में मैं आपको स्क्यूनेस का भी समझा देती हूँ. सो स्क्यूनेस में एक तरफ का एरिया ज़्यादा है. सो लेट्स से पॉजिटिवली या राइटली स्क्यूड डाटा है.
अब यहाँ पे लेट्स से आपको ये बोला गया है कि आपने कहीं पैसा इन्वेस्ट किया गया और वहां आपको गारंटी दी गई है कि भाई मिनिमम 6% से नीचे रिटर्न्स नहीं मिलेंगे, ठीक है, नॉट लेस देन 6%। 6% मिनिमम बता दिया गया है कि कितनी भी खराब मार्केट सिचुएशन क्यों नहीं हो, आपको 6% का रिटर्न तो मिलेगा ही मिलेगा। सो दिस इज मिनिमम, ऊपर की कोई लिमिट नहीं है, कितना भी ऊपर जा सकता है, ठीक है, 12% भी हो सकता है, 18% भी हो सकता है, 20% भी हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन मार्केट सिचुएशन। इस तरीके की भी इन्वेस्टमेंट पॉलिसीज होती हैं। तो यहाँ पे स्क्यूनेस है, एक तरफ का एरिया ज़्यादा है, आउटलायर्स हैं, एक्सट्रीम हाई वैल्यू के चांसेस है, लेकिन वो सिर्फ पॉजिटिव वैल्यूज़ हो सकती है, नीचे की ओर नहीं जा सकता, नेगेटिव वैल्यूज़ नहीं हो सकती या एक्सट्रीम लो वैल्यूज़ नहीं हो सकती, बिकॉज इसमें मिनिमम आपको गारंटी कर दिया गया कि भाई मिनिमम तो 6% रिटर्न मिलेगा ही मिलेगा। हाँ, डिपेंडिंग ऑन मार्केट सिचुएशन उसके ऊपर जा सकता है, उससे नीचे नहीं जा सकता, और ऊपर की कोई लिमिट नहीं है, 20-30% तक जा सकता है। तो इस तरीके से स्क्यूनेस और कर्टोसिस कई बार फाइनेंशियल मेजर्स में भी काम आते हैं हमारे। मैंने बोला मेडिकल फील्ड में भी यूज़ होता है। मेडिकल फील्ड में आप हम लोगों का टेम्परेचर ले लीजिए, आप हमारे ब्लड टेस्ट ले लीजिए, ब्लड टेस्ट होते हैं, ब्लड टेस्ट की रेंज होती है, ठीक है, ऐसे ही बॉडी टेम्परेचर होता है, पल्स रेट होता है, हार्ट बीट होता है, हर किसी की एक प्रॉपर रेंज होती है कि भाई इस रेंज में ये चीज़ होनी चाहिए, इससे ऊपर गई तो मतलब कि कुछ प्रॉब्लम है या कोई इन्फेक्शन है बॉडी में या कुछ इशू है, इससे नीचे आई तो भी मतलब कोई प्रॉब्लम है। तो जहाँ पे ऊपर भी जा सकती है, नीचे भी जा सकती है, वहाँ तो कोई बात नहीं, वहाँ पे स्क्यूनेस नहीं है। लेकिन जहाँ पे वैल्यूज़ एक तरफ ही ऊपर जा सकती हैं या नीचे ही आ सकती हैं, वहाँ पे स्क्यूनेस का केस होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर यूरिन टेस्ट कराते हैं तो यूरिन टेस्ट में जो हमारी बॉडी में रेड ब्लड सेल्स हैं, आरबीसीज नहीं आने चाहिए हैं, अदरवाइज वो जो है यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन का साइन होता है। तो यानी कि रेड ब्लड सेल्स हमारे यूरिन टेस्ट में कितने होने चाहिए, 0 होने चाहिए, ठीक है। अब अगर जो है ये टेस्ट कराया गया तो आरबीसी या तो 0 आएगा या 1 आएगा या 2 आएगा या 4, 5, 6, 7, फिर तो 20, 25, 30 कितना भी आ सकता है, मतलब ऊपर की रेंज में कितना भी जा सकता है, और वो ऊपर की रेंज में जा रहा है तो इट मीन्स इट इज रिप्रेजेंटिंग सम काइंड ऑफ इन्फेक्शन इन द बॉडी। बट 0 से नीचे तो नहीं जाएगा ना भाई, जो नॉर्मल हेल्दी बॉडी होगी उसमें आरबीसी यूरिन टेस्ट में कितने आएंगे, 0 आएंगे, तो 0 से नीचे तो नहीं जा सकता है। इसका मतलब स्क्यूनेस रिप्रेजेंट हो रही है यहाँ पे ओनली ऑन वन साइड का जो है कोई लिमिट नहीं है कि भाई पॉजिटिवली ऊपर की ओर कितनी भी वैल्यूज जा सकती हैं एंड दैट विल रिप्रेजेंट एन इन्फेक्शन। तो इस तरीके से मेडिकल फील्ड में भी स्क्यूनेस और कर्टोसिस जो है वो काम आता है। अब देखते हैं कर्टोसिस एग्जैक्टली क्या है। सो कर्टोसिस का ग्रीक में मतलब होता है बल्जीनेस या कॉन्वेक्सिटी ऑफ अ कर्व, ठीक है। बल्जीनेस मीन्स हैवीनेस, हैवीनेस ऑफ द टेल्स, फैटनेस ऑफ द टेल्स, या फिर इसे हम इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि कॉन्वेक्सिटी कितनी ज़्यादा है कर्व में। अच्छा, स्टैटिस्टिक्स में कर्टोसिस रिफर्स टू द डिग्री ऑफ फ्लैटनेस और पीक्डनेस इन द रीजन अबाउट द मोड ऑफ अ फ्रीक्वेंसी कर्व। मोड होता है पीक वाला पॉइंट, ठीक है, पीक वाले पॉइंट पे ही हमें हमारा मोड मिलता है। तो वो जो पीक वाला पॉइंट है वो कितना फ्लैट है या कितना ऊपर है, उससे हमें एक्चुअल में कर्टोसिस का पता चलता है। जब भी नॉर्मली कहीं पे कर्टोसिस को एक्सप्लेन किया जाता है ना, तो उसमें ये बोला जाता है पीक देख लो, जैसे इस एग्जाम्पल में भी आप पीक देखो, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन ये ब्लू वाला है, पीक नीचे है, और ये जो ऊपर वाला है ये फैट टेल डिस्ट्रीब्यूशन है, पीक ऊपर है, यानी कि इसमें कर्टोसिस है। अभी आगे अलग तरीके के डायग्राम्स बना के और इसका एक्सप्लेनेशन दूंगी मैं। तो मतलब पीक ऊपर है तो पीक से जज किया जाता है कि कर्टोसिस है कि नहीं है, बट ये गलत एक्सप्लेनेशन है। जब भी लेमैन एक्सप्लेन करेगा ना, या मेजॉरिटी ऑफ द जगह नेट पे भी और किताबों में भी आपको यही लिखा हुआ मिलेगा कि पीक चेक करो, पीक फ्लैट है या पीक उठी हुई है, उससे पता चलेगा कि कर्टोसिस प्रेजेंट है कि नहीं। बट इन एक्चुअल कर्टोसिस मेजर्स टेल्डनेस नॉट पीक्डनेस। अगर हम इस कंसेप्ट की डीप डिटेल्स में जाएंगे तब हमें पता चलेगा कि कर्टोसिस का लेना देना पीक से ज़्यादा टेल से होता है, कि जो टेल है वो कितनी फैट है, कितनी थिक है या कितनी थिन है। The degree of kurtosis of distribution is measured relative to the peakedness of a normal curve। भाई ये normal curve की peak है, normal curve से ज़्यादा peak है दूसरे curve की, तो मतलब उसमें कर्टोसिस प्रेजेंट है। हाई कर्टोसिस अलर्ट्स अबाउट अटेंडेंस ऑफ आउटलायर्स, ठीक है, कर्टोसिस जितना ज़्यादा है इसका मतलब आउटलायर्स उतने ज़्यादा है। ये देखो फैट टेल्स हैं, थिक टेल्स हैं, तो मतलब आउटलायर्स
काफ़ी अच्छी क्वांटिटी में प्रेजेंट है। मैं दोबारा से इस चीज़ को समराइज कर रही हूँ, ज़्यादातर जब कर्टोसिस आप लोग कहीं पे भी चेकआउट करेंगे तो यही लिखा होगा कि कर्टोसिस को इस तरीके से चेक करो कि पीक कितनी है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन से ऊपर है या नीचे है। बट एक्चुअल में कर्टोसिस का पता पीक से नहीं लगाया जाता है। कर्टोसिस का लेना देना पीक से नहीं, कर्टोसिस का लेना देना होता है टेल से, कि टेल्स जो हैं वो कितनी ज़्यादा फैट हैं, कितनी ज़्यादा थिक हैं या थिन है। सो नाउ मूविंग ऑन टू नेक्स्ट स्लाइड। मैं ये नहीं बोलूँगी कि पीक्डनेस गलत है, मैंने ये इसलिए आप लोगों को पीक्डनेस वाला कंसेप्ट भी बताया बिकॉज हमारे एग्जाम्स कई बार क्या है बिल्कुल बेसिक से आते हैं और डीप कंसेप्ट को नहीं वो लोग जज करते हैं। सो उस केस में हो सकता है वो आपसे पूछ ले कर्टोसिस इज व्हाट, और आंसर में ऑप्शन में आपको केवल पीक्डनेस दे रखा हो, तो आपको टिक करना होगा कि हाँ भाई ठीक है, कर्टोसिस क्या है, इट इज़ द डिग्री ऑफ फ्लैटनेस और पीक्डनेस। लेकिन एक्चुअल में कर्टोसिस मेजर्स टेल्डनेस, की टेल में कितना एरिया है। तो मैं आपको दोनों ही कंसेप्ट समझाऊंगी बिकॉज वी डोंट नो एग्जामिनेशन में कौन से वाले कंसेप्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन आ जाए। सो मूविंग ऑन टू नेक्स्ट स्लाइड। तो पहले मैं पीक वाला कंसेप्ट समझा देती हूँ। यहाँ पे आपको 3 कर्व दिख रहे हैं, ये बीच वाला नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व है, ठीक है। ये जो है ऊपर रेड वाला, इसकी पीक सबसे हाई है, यानी कि इसमें कर्टोसिस प्रेजेंट है। ऐसे कर्व को हम बोलते हैं लेप्टोकर्टिक। इस तरीके से क्वेश्चन आ सकता है कि सबसे हाई पीक वाले को क्या बोलते हैं, सो इट इज़ नोन एज लेप्टोकर्टिक। बीच वाले को मीसोकर्टिक, और जिसकी पीक सबसे नीचे बिल्कुल फ्लैट होती है उसको बोलते हैं प्लैटीकर्टिक। इसको याद रखने का एक तरीका है, देखो प्लेट चपटी हुई होती है तो प्लैटीकर्टिक सबसे फ्लैट वाला, मीसो एम फॉर मिडल बीच वाला, ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के बराबर ही होती है इसकी पीक, और एल फॉर लार्ज, ठीक है। तो एल से याद कर लो हाईएस्ट पीक वाला, वो लेप्टोकर्टिक है। तो देखिए लेप्टोकर्टिक हाई एंड थिन, सबसे ऊंची जिसकी पीक है, ठीक है, और थिन, बीच का एरिया इसका सबसे थिन है। जैसे नीचे वाले में आओ तो देखो बीच का एरिया कितना ज़्यादा स्प्रेड आउट होता जा रहा है। ऊपर वाला ये जो रेड वाला है इसका बीच का एरिया सबसे थिन है, लंबा ज़रूर है बट वैसे विड्थ में एरिया थिन है, एंड इट इज़ मोर पीक्ड। इन सच अ केस आइटम्स आर मोर क्लोजली बंच्ड अराउंड द मोड। भाई यहीं पे मोड लाया करेगा पीक वाले पॉइंट पे, तो आइटम्स जो हैं वो मोड के काफ़ी आसपास क्लस्टर कर रहे हैं रेड वाले केस में, क्योंकि रेड वाले में बीच में थिन एरिया है। ये ब्लू वाले में देखो फैल गया, ग्रीन वाले में भी फैल गया, तो बीच का एरिया फैलता जा रहा है, जबकि रेड वाले में बीच का एरिया काफ़ी सेंटर्ड अराउंड दी मोड है। मीजोकर्टिक हमारा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का बेल शेप्ड कर्व होता है, और प्लैटीकर्टिक सबसे चपटा फ्लैट और स्प्रेड आउट कर्व होता है। फिर देखिए लेप्टोकर्टिक में इस तरीके से भी बोल सकते हैं, स्कोर्स मूव फ्रॉम, ये जो 3 है, 3 से क्या लेना देना है वो मैं आगे फॉर्मूला के साथ बताऊंगी। सो लीव की ग्रेटर देन 3 है कि 3 है वो चीज़ बाद में। वैसे देखिए लेप्टोकर्टिक स्कोर्स मूव फ्रॉम शोल्डर्स इनटू सेंटर एंड टू बिट टू टेल्स, मोर प्रोनाउंस्ड पीक, पीक जो है वो सबसे ज़्यादा हाई है, ठीक है। मैंने आपको बताया था ये होती है पीक, ये होती हैं टेल्स, और ये वाला एरिया ये होता है शोल्डर्स, ठीक है। So scores move from shoulders into center and bit to tails, मतलब इसमें जो है ज़्यादातर वैल्यूज शोल्डर से होती हुई सेंटर के आसपास क्लस्टर्ड होती हैं, ठीक है। और ये रहा टेल वाला एरिया, ठीक है, बिट टू टेल्स, थोड़ा सा टेल्स में जाती हैं। मीजोकर्टिक टेल्स जो है ना ही बहुत थिक है ना ही बहुत थिन है, ये देखो ब्लू वाला, ना ही बहुत मोटी टेल है ना ही बहुत पतली टेल है। नॉट टू मैनी और टू फ्यू स्कोर्स इन द सेंटर, जो बीच का एरिया है वो भी बहुत पतला भी नहीं है बहुत मोटा भी नहीं है, ठीक है। बहुत सारी वैल्यूज भी बीच में सेंटर नहीं कर रही है, बहुत कम वैल्यूज भी नहीं है। प्लैटीकर्टिक स्कोर्स मूव फ्रॉम सेंटर एंड टेल्स इनटू शोल्डर्स, सबसे ज़्यादा इसमें शोल्डर्स में एरिया, देखो बीच से कितना ज़्यादा चपटा हुआ है, कितना ज़्यादा जो है ये फ्लैट होता जा रहा है। तो सेंटर तो ये हुआ, तो सारी वैल्यूज सेंटर के आसपास नहीं है लेकिन काफ़ी एरिया शोल्डर्स के पास भी है। अब मैं एक बार इस पूरे को इरेज करके दोबारा से समराइज कर देती हूँ। हाईएस्ट पीक लेप्टोकर्टिक, मिडिल पीक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन मीजोकर्टिक, एंड सबसे फ्लैट पीक इज प्लैटीकर्टिक, ठीक है। अगर मैं एरिया की बात करूँ तो ये देखो रेड वाला आप देख सकते हैं इसका बीच का एरिया सबसे थिन होगा, ब्लू वाले का थोड़ा सा और ज़्यादा एरिया बढ़ गया बीच का, और ग्रीन वाला तो पूरा ही स्प्रेड आउट हो गया, बीच का एरिया काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया। अगर मैं टेल्स की बात करूं तो रेड वाले की टेल सबसे ज़्यादा है, देखो सबसे ज़्यादा थिकनेस रेड वाले की टेल की है, फिर ब्लू वाले की मीजोकर्टिक की उससे कम हो गई, और ग्रीन वाले की सबसे कम,
सो दिस इज प्लैटीकर्टिक। ज़्यादातर जब पढ़ाते हैं और क्वेश्चन आता है तो सिर्फ पीक की बात करी जाती है कि पीक ऊपर है या नीचे है, लेकिन आप लोगों को टेल्स का भी ध्यान रखना है बिकॉज हम लोग हाई लेवल स्टैटिस्टिक्स पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, सिर्फ ऊपर के कंसेप्ट नहीं पढ़ने हैं। Another question that must arise in your mind is कि भाई ये तो इस तरीके का डायग्राम बना हुआ है, ये अपने आप में एक दो ऐसे डायग्राम है जो आपको इंटरनेट पे या कहीं पे भी मिलेंगे, ज़्यादातर आपको इस तरीके के डायग्राम मिलेंगे। तो इसमें पीक तो बिल्कुल क्लियर है कि सबसे ऊपर वाली पीक वाला लेप्टोकर्टिक, बीच वाला मीजोकर्टिक और सबसे नीचे वाला प्लैटीकर्टिक, लेकिन टेल्स देखो मैच नहीं खा रही इससे। इस वाले में टेल्स अलग है, इस वाले में टेल्स अलग है। इसमें ये प्लैटीकर्टिक की टेल सबसे ऊपर आ रही है और इसमें देखो प्लैटीकर्टिक की टेल सबसे नीचे आ रही थी। देयर इज़ अ रीज़न बिहाइंड इट। देखिए, हमें तो ये मेजर करना है कि टेल्स में एरिया कितना है। तो प्लैटीकर्टिक में मैंने क्या बोला कि यहाँ पर देखो सबसे कम एरिया है, तो यहाँ पे भी प्लैटी वाले में सबसे कम एरिया ही है। कैसे, मैं कंपेयर करके दिखाती हूँ। प्लैटी वाले की टेल ये है, इतना एरिया है, ठीक। और लेप्टोकर्टिक तो इस केस में यहीं पे खत्म हो गया, यहीं तक है लेप्टोकर्टिक। इधर वाले से देख लो, ये है लेप्टोकर्टिक, यहीं पे खत्म हो गया। तो लेप्टो वाले की अगर टेल देखूं तो इतनी हुई ना, ये देखो। अब जो है क्लियरली विजिबल हुआ कि अभी भी देखेंगे तो थिकनेस किसकी टेल में ज़्यादा है, लेप्टोकर्टिक में थिकनेस ज़्यादा है। बस फ़र्क हो गया है कर्व को बनाने का। इसमें तीनों कर्व्स जो हैं उनकी विड्थ, चौड़ाई जो है सामान्य बनाई गई है, सेम बनाई गई है। इसमें तीनों की चौड़ाई अलग अलग है। लेप्टोकर्टिक यहीं पे ख़त्म हो रहा है, ठीक है। उसके बाद जो अपना मीजोकर्टिक है वो यहाँ पे ख़त्म हो रहा है, प्लैटीकर्टिक यहाँ पे ख़त्म हो रहा है। इस वजह से क्लियरली विजिबल नहीं हो पा रहा है, ठीक है। और जो ओवर्टली पढ़ेगा उसको क्या दिखने में आएगा, अरे प्लैटीकर्टिक की टेल तो सबसे ऊपर है। नहीं, आप टेल को टेल से कंपेयर करो। ये प्लैटीकर्टिक की टेल है, ये रही इसकी थिकनेस। लेप्टोकर्टिक तो यहीं ख़त्म हो गया था, तो इसकी टेल की अगर थिकनेस नापोगे तो ये देखो इतनी आएगी। तो ये देखो ज़्यादा है ना थिकनेस एज कंपेयर टू दिस वन। अगर मैं इतना ही एरिया जितना इसका लिया है, इतना ही एरिया इसका लूँ, तो इसमें देखो ज़्यादा एरिया आ रहा है कंपैरेटिवली। सो लॉजिक वही है, कर्व को बनाने का तरीका अलग अलग है। और यूजुअली क्योंकि आपको जो है इस तरीके के कर्व बने हुए मिलेंगे, तो लोग अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई सबसे ज़्यादा फैट टेल किसकी होती है, प्लैटीकर्टिक की। ऐसा नहीं है। इसमें आप कंपैरेटिवली देखेंगे तो सबसे कम एरिया आ रहा है। फिर देखिए ये बीच वाला, अगर मैं मीजोकर्टिक की बात करती हूँ तो मीजोकर्टिक का भी अगर आप लोग जो है एरिया देखना चाहें तो ये देखो, यहाँ से अगर हम स्टार्ट करें तो ये देखिए ये मीजोकर्टिक का एरिया, ठीक है। और प्लैटीकर्टिक का कंपैरेटिवली क्या आएगा, ये देखो ये प्लैटीकर्टिक और ये वाला था अपना मीजोकर्टिक। तो अभी भी आप देख सकते हैं कि मीजोकर्टिक का एरिया प्लैटीकर्टिक के एरिया से ज़्यादा है। सो प्लैटीकर्टिक सबसे कम, मीजोकर्टिक उससे ज़्यादा, और लेप्टोकर्टिक सबसे ज़्यादा थिक या फैट टेल्स वाला होता है। सो इस वाले कर्व से कंफ्यूजन हो सकता है। समझ में आया हो तो वेल एंड गुड, अदरवाइज आप इस वाले को बेंचमार्क बना के, स्टैंडर्ड बना के इस चीज़ को समझ सकते हैं। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट स्लाइड। नाउ द मेजर्स ऑफ कर्टोसिस। कर्टोसिस को हम लोग दो ही फॉर्मूला के थ्रू मेजर करेंगे, जिसमें भी सेकेंड वाला इतना प्रोमिनेंटली यूज़ नहीं होता है। जो ज़्यादा यूज़ होता है दैट इज़ डिस्काल पियर्सन्स मेजर ऑफ कर्टोसिस। इसमें कोएफिशिएंट ऑफ कर्टोसिस का फॉर्मूला है सेकेंड मोमेंट। मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था दो मोमेंट रेशियोज होते हैं। बीटा 1 जो स्क्यूनेस को मेजर करता है, जो हमने पढ़ा था। Now we have beta 2 which measures kurtosis. So beta 2 का फॉर्मूला होता है mu4 यानी कि फोर्थ मोमेंट डिवाइडेड बाय mu2 यानी कि सेकेंड मोमेंट और उसका स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, अब जो है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के केस में क्या होता है, जो mu4 है दैट इज इक्वल टू 3 इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन की पावर 4, ठीक है। तो अगर हम ये वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दें mu4 की जगह पे तो देखते हैं क्या आता है। सो mu4 की जगह पे हमने लिख दिया 3 इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन की पावर 4। नीचे क्या है, mu2 का स्क्वायर। तो mu2 क्या होता है, वेरिएंस। वेरिएंस क्या होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर। तो एक तरीके से ये स्टैंडर्ड डेविएशन के स्क्वायर का स्क्वायर हुआ, तो स्टैंडर्ड डेविएशन की पावर 4 आ गई यहाँ पे। सो ये स्टैंडर्ड डेविएशन का 4 और ये स्टैंडर्ड डेविएशन की पावर 4 ये कैंसिल हो गए। बीटा 2 कितना आया, 3 के बराबर आया। इससे ये साबित होता है कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन जो है, ठीक है, उसका जो कर्टोसिस होगा वो कितना होगा, 3 होगा। Kurtosis can take on only positive values. Why? Look at the formula. ऊपर क्या है, mu4 फोर्थ मोमेंट। फोर्थ मोमेंट का फॉर्मूला क्या होता है, सिग्मा x माइनस एक्स बार, और पावर कितनी होती है 4, तो पॉजिटिव ही आएगी।
और नीचे क्या है, म्यू2 का स्क्वायर, म्यू2 इज वेरिएंस, वेरिएंस पॉजिटिव ही होगा क्योंकि उसमें भी स्क्वायर होता है और वैसे भी म्यू2 का भी स्क्वायर हो रहा है, तो पॉजिटिव वैल्यूज ही आएंगी सिर्फ और सिर्फ। तो हमें एक स्टैंडर्ड चाहिए कि भाई इतने से ऊपर आया तो कर्टोसिस है, इतने से नीचे आया तो लेप्टोकर्टिक है कि मीजोकर्टिक है कि प्लेटिकर्टिक है, कैसे बताएंगे हम? तो उसके लिए हमें पहले ये नापना पड़ेगा कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का कर्टोसिस कितना होता है। तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के केस में आप किसी भी क्वेश्चन में निकाल के देखेंगे तो μ4 इज इक्वल टू थ्राइस ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन की पावर 4। तो हम μ4 की जगह पे ये वैल्यू रखेंगे थ्राइस ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन की पावर 4। μ2 हमारा वेरिएंस होता है, वेरिएंस होता है स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर, स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर और उसका स्क्वायर ये जो 2 लिखा हुआ है, तो ये हो जाएगा स्टैंडर्ड डेविएशन की पावर 4, ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, बचा 3, यानी कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का, ठीक है, कर्टोसिस निकल के आएगा 3। तो उसी से पहले यहाँ पे ये वाला लॉजिक देखो। अब अगर बीटा 2 3 के बराबर आता है तो मतलब नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व है, मीजोकर्टिक है बीच वाला। अगर ये लेस देन 3 आता है इसका मतलब आपका कर्व प्लेटिकर्टिक है, प्लेटिकर्टिक लाइटर टेल्स, लाइटर टेल्स मतलब थिकनेस कम है। और अगर बीटा 2 की वैल्यू 3 से ज़्यादा आती है तो इसका मतलब लेप्टोकर्टिक कर्व है, लेप्टोकर्टिक कर्व जिसकी सबसे ज़्यादा हैवी टेल्स हैं। अच्छा, दूसरा तरीका ये तो था कि एक्चुअल वैल्यू जो निकल के आएगी उसके बेसिस पे हम कैसे बताएंगे। फिर है एक्सेस कर्टोसिस अगर मेजर करना हो तो इसको हम मेजर करते हैं गामा की वैल्यू से, गामा 2। सो गामा 2 इज इक्वल टू बीटा 2 माइनस 3, क्योंकि 3 हमारा स्टैंडर्ड मेजर है। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का कितना होता है कर्टोसिस 3, तो 3 को माइनस कर दो बीटा की वैल्यू में से, जो भी एक्चुअल मतलब आपका कर्टोसिस आता है उसमें से जो स्टैंडर्ड कर्टोसिस वैल्यू है 3 उसको माइनस कर दो तो पता चल जाएगा एक्सेस कर्टोसिस कितना है। ठीक है, सो लेट्स से आपकी वैल्यू 3 ही आई, तो 3 माइनस 3 0, यानी कि गामा 2 की वैल्यू अगर 0 आती है तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का केस है। फिर जो है अगर लेट्स से मैं बोलूं कि बीटा 2 की वैल्यू 5 आई तो हम 5 माइनस 3 करेंगे तो एक पॉजिटिव वैल्यू आएगी, 2 आएगी। ठीक है, तो उस केस में देखिए अगर हमारे गामा की वैल्यू 0 से ज़्यादा आ रही है तो हमारा कर्व लेप्टोकर्टिक है, यानी कि हेवियर टेल्स का केस है। 5 माइनस 3 दैट इज 2। और अगर मैं यही बोलूं कि वैल्यू हमारी 2 आई होती, ठीक है, ये जो बीटा 2 है इसकी वैल्यू 2 आई होती तो 2 माइनस 3 कितना होता, -1, यानी कि 0 से अगर कम वैल्यू आ रही है तो प्लेटिकर्टिक कर्व है, लाइटर टेल्स वाला। ठीक है, सो दोनों मेजर्स हैं। तो इसमें अक्सर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई 3 को स्टैंडर्ड लेके चेक किया जाए या 0 को स्टैंडर्ड लेके चेक किया जाए। तो आप ये देखो ना, आप चेक कर क्या रहे हो। अगर आप एक्चुअल वैल्यू जो बीटा 2 की निकाल रहे हो उसके बेस पे चेक कर रहे हो तो 3 को आप स्टैंडर्ड बनाओगे कि 3 के बराबर है तो मीजोकर्टिक है, 3 से ज़्यादा बड़ा है तो लेप्टोकर्टिक है, 3 से कम है तो प्लेटिकर्टिक है। ठीक है, लेकिन अगर आप एक्सेस कर्टोसिस मेजर कर रहे हो, गामा की वैल्यू मेजर कर रहे हो गामा 2 की, तो उस केस में जो भी आपकी बीटा की एक्चुअल वैल्यू निकल के आएगी उसमें से आपका ये जो 3 स्टैंडर्ड वैल्यू है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के कर्टोसिस की उसको माइनस करके देखोगे। अगर ये 5 है तो मतलब 3 से ज़्यादा है। ठीक है, तो भाई ये ऐसे होता है, ये प्लेटी, ये मीज़ो और ये और ये लेप्टो वाला सबसे ऊपर, तो 5 आया है। ठीक है, तो 5 माइनस 3 करेंगे 2, यानी कि पॉजिटिव वैल्यू आई है। तो इससे हमें क्लियरली पता चल रहा है कि ये लेप्टोकर्टिक कर्व है। ठीक है, जो हमारी स्टैंडर्ड कर्टोसिस वैल्यू होती है मीजोकर्टिक वाले की 3 उससे ज़्यादा आई है, 5 आया है तो मतलब उसके ऊपर वाला कर्व है। सो उस केस में 5 माइनस 3 दैट इज 2 आया है। सो गामा ग्रेटर देन 0 इसका मतलब लेप्टोकर्टिक है। और यही वैल्यू अगर 2 आई होती, मतलब जो हमारी स्टैंडर्ड वैल्यू 3 है कर्टोसिस की उससे कम आई होती, 2 आई होती, तो मतलब उससे नीचे वाला कर्व होगा, प्लेटिकर्टिक कर्व होगा और वैल्यू 2 माइनस 3 करेंगे तो माइनस में आएगी, लेस देन 0 आएगी। सो ऑलवेज रिमेंबर आप क्या मेजर कर रहे हैं, एक्सेस कर्टोसिस मेजर कर रहे हो या एक्चुअल कर्टोसिस मेजर कर रहे हो, उसके हिसाब से स्टैंडर्ड बनाया जाता है। द लार्जर द वैल्यूज द मोर लेप्टोकर्टिक द डिस्ट्रीब्यूशन, जितनी ज़्यादा वैल्यू उतना ज़्यादा लेप्टोकर्टिक, यानी कि उतनी हाईली पीक्ड डिस्ट्रीब्यूशन और उतनी फैट टेल्स वाला डिस्ट्रीब्यूशन होगा हमारा। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का कर्टोसिस 3 होता है। एक्सेस कर्टोसिस कितना होगा, एक्चुअल कर्टोसिस की जो वैल्यू निकल के आएगी बीटा 2 से माइनस नॉर्मल कर्टोसिस की वैल्यू विच इज़ 3, सो -3 करके देख लेंगे। एक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का एक्सेस कर्टोसिस कितना होगा, 0, क्योंकि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में कर्टोसिस होगा ही नहीं, सो एक्सेस कर्टोसिस 0 होगा। उसका स्टैंडर्ड कर्टोसिस 3 होता है, एक्सेस कुछ भी नहीं आएगा उसमें। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट स्लाइड।
दूसरा तरीका, दूसरा फार्मूला, सी दिस फार्मूला इज नॉट दैट इम्पॉर्टेंट और इसको ज़्यादा यूज भी नहीं किया जाता है क्योंकि बहुत अप्रोप्रिएट नहीं है ये। कैलीज मेजर ऑफ कर्टोसिस के अकॉर्डिंग हम बीटा 2 को इस तरीके से नापते हैं, P75 माइनस P25। सो P75 माइनस P25 एक प्रकार से सेंट्रल आइटम्स की रेंज हो गई, ठीक है, डिवाइडेड बाय P90 माइनस P10। तो एक तरीके से इसमें रेशियो निकाला जा रहा है कि कितने ज़्यादा आइटम्स जो है वो बीच में मोड या मीन जो भी सेंट्रल वैल्यू होगी उसके आसपास क्लस्टर कर रहे हैं। P75 माइनस P25 इसका मतलब है जो सेंट्रल वैल्यूज़ हैं, ठीक है, उनकी रेंज निकाली जा रही है एक तरीके से कि वो कितना ज़्यादा क्लस्टर अराउंड कर रहे हैं, यानी कि बीच का जो एरिया है वो कितना ज़्यादा थिन है या थिक है। जैसे लेप्टोकर्टिक में जो बीच का एरिया था वो काफ़ी ज़्यादा थिन था, पतला था, टेल्स फैट थी, है ना, सारी की सारी वैल्यूज ज़्यादातर बीच के आसपास, बीच के एरिया में क्लस्टर अराउंड कर रही थी। तो वो चीज़ यहाँ पे बस निकाल के देखी जा रही है, बहुत ज़्यादा अप्रोप्रिएट मेजर नहीं है, सिंपल सा फॉर्मूला आपको देखना है, P75 माइनस P25 डिवाइडेड बाय P90 माइनस P10। इसमें स्टैंडर्ड मेजर है ये, अगर बीटा 2 की वैल्यू 0.26315 से ज़्यादा आती है तो डिस्ट्रीब्यूशन प्लैटिकर्टिक है, अगर वैल्यू इससे कम आती है तो हमारी डिस्ट्रीब्यूशन लेप्टोकर्टिक है। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट स्लाइड, आप कुछ क्वेश्चंस लगा के देखते हैं। सो बीटा 2 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है हमको, जो है 4 मोमेंट्स की वैल्यू दे रखी है यहाँ पर। सो बीटा 2 का फॉर्मूला μ4 डिवाइडेड बाय μ2 का स्क्वायर। सो μ4 इज 37.6, ठीक है, दिस शुड बी 37.6 divided by mu2 that is 4 का स्क्वायर that is 16, the value is 2.35। अब इसको हम कंपेयर करेंगे 3 से, so 2.35 is less than 3 से कम आया है तो मतलब प्लैटिकर्टिक डिस्ट्रीब्यूशन है। अब देखिए यहाँ पर आपको फर्स्ट 4 मोमेंट्स अबाउट मीन का मतलब क्या है, सेंट्रल मोमेंट्स दे रखे हैं। So first 4 moments about mean of a distribution are 0, 2.5, 0.7 and 18.75, ये यहाँ पे सारे लिख लिए हैं। फाइंड कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस एंड कर्टोसिस, तो बीटा 1 और बीटा 2 फाइंड आउट करना है। बीटा 1 स्क्यूनेस को रिप्रेजेंट करेगा, बीटा 2 कर्टोसिस को रिप्रेजेंट करेगा। सो बीटा 1 μ3 का स्क्वायर दैट इज 0.7 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय μ2 का क्यूब दैट इज 2.5 का क्यूब विच इज इक्वल टू 0.031। अब 0.031 जो है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि डिस्ट्रीब्यूशन में स्क्यूनेस है कि नहीं है, बहुत ही कम स्क्यूनेस है, ठीक है। और साइन जो है, साइन निकालने के लिए हमें इसका रूट लेना पड़ता है। इफ़ यू रिमेंबर बीटा 1 जो है वो हमको जो है ये नहीं बताता कि डिस्ट्रीब्यूशन पॉजिटिवली स्क्यूड है या नेगेटिवली स्क्यूड है, उसके लिए फिर गामा निकालना पड़ता है। बीटा 2 μ4 डिवाइडेड बाय μ2 का स्क्वायर, सो μ4 इज 18.75 डिवाइडेड बाय μ2 दैट इज 2.5 का स्क्वायर, द आंसर वुड बी 3। अगर 3 आया है आंसर तो इसका मतलब नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है। कर्टोसिस जो स्टैंडर्ड कर्टोसिस होता है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का उसके बराबर आया है, एक्सेस कर्टोसिस नहीं है। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में एक्सेस कर्टोसिस नहीं होता, सो इट इज़ 3, इट मीन्स नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है। यहाँ पे भी स्क्यूनेस लगभग ना के बराबर ये 0.031 है, तो अगर स्क्यूनेस होगा तो बहुत स्लाइट स्क्यूनेस होगा। सो मूविंग ऑन टू नेक्स्ट स्लाइड। अब देखिए इस केस में क्या है, फर्स्ट 4 रॉ मोमेंट्स दे रखे हैं, ठीक है, 2, 136, 320 एंड 40,000, ये रॉ मोमेंट्स आपको दे रखे हैं। हमको जो है कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस एंड कर्टोसिस फाइंड करने हैं। स्क्यूनेस और कर्टोसिस का जो मोमेंट रिलेटेड फॉर्मूला है दैट इज बेस्ड ऑन सेंट्रल मोमेंट्स, नॉट रॉ मोमेंट्स। रॉ मोमेंट्स जो है वो डैश के साथ रिप्रेजेंट किए जाते हैं, तो ये हमको रॉ मोमेंट्स दे रखे हैं। सो स्क्यूनेस और कर्टोसिस निकालने के लिए पहले हमें सेंट्रल मोमेंट्स निकालने पड़ेंगे। और आपको याद हो तो लास्ट वाले लेक्चर में मैंने ये बताया था कि ये रिलेशनशिप होता है बिटवीन द रॉ मोमेंट्स एंड सेंट्रल मोमेंट्स। तो अब पहले हम सेंट्रल मोमेंट्स निकालेंगे, ठीक है। सो μ1 तो 0 के बराबर होगा, μ2 देखिए क्या है, μ2 डैश यानी कि 136, ये रॉ मोमेंट्स लिखे हुए हैं डैश के साथ, माइनस μ1 डैश का स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 132। सिंपली फॉर्मूला में वैल्यूज पुट करनी है, देन μ3 निकालना है, तो μ3 डैश यानी कि 320 माइनस 320 माइनस 3 इंटू μ1 डैश इंटू μ2 डैश, सो μ1 डैश 2 μ2 डैश 136, सो इंटू 136 इंटू 2 प्लस 2 μ1 डैश का क्यूब, सो μ1 डैश इज 2 का क्यूब, सॉल्विंग इट ये आया -480। फिर देखिए μ4 की वैल्यू निकालनी है, तो μ4 डैश दैट इज 40,000, ये रहा 40,000 माइनस 4
-4 into mu3 dash into mu1 dash. So mu3 dash 320, mu1 dash 2. So into 2 into 320 plus 6 into mu2 dash 136 mu1 dash का square. So mu1 dash is 2 का square, that is 4, minus 3 into mu1 dash की power 4. So mu1 dash is 2 की power 4. सॉल्विंग दिस ये आया 4656 के बराबर. सो इस तरीके से सबसे पहले हमने क्या किया, हमने सेंट्रल मोमेंट्स निकाले हैं. अब हमारे पास सेंट्रल मोमेंट्स आ गए तो सिंपली हम मोमेंट रेशियो निकाल लेंगे. सो बीटा 1 μ3 स्क्वायर डिवाइडेड बाय μ2 का क्यूब. सो μ3 -480 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय μ2 दैट इज 132 का क्यूब. ये आ गया 0.1001. ठीक है. सो बहुत ही स्लाइटली स्क्यूड है, मतलब पॉइंट आया है 0.1, तो मतलब बहुत ही स्लाइटली स्क्यूनेस है. और बीटा 2 इसका फॉर्मूला μ4. सो μ4 इज 4656 डिवाइडेड बाय μ2 का स्क्वायर, दैट इज 132 का स्क्वायर. दिस इज इक्वल टू 2.333. अगर कंपेयर करेंगे कर्टोसिस तो 3 से कम है. 3 से कम है तो मतलब हमारी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगी, प्लाटीकर्टिक होगी. मूविंग ऑन टू नेक्स्ट स्लाइड. इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं था, बस कैलकुलेशन थोड़ा लेंदी था बिकॉज हमें डायरेक्टली सेंट्रल मोमेंट्स की वैल्यू पता नहीं थी. मूविंग ऑन टू नेक्स्ट स्लाइड नाउ. सो विद दिस वी एंड स्क्यूनेस एंड कर्टोसिस. स्क्यूनेस एंड कर्टोसिस यहाँ पे खत्म हुआ. नेक्स्ट वी हैव इज बॉक्स एंड विस्कर प्लॉट. ये लास्ट टॉपिक है डिस्पर्जन चैप्टर का. सो डिस्पर्जन चैप्टर में हमने जो भी चीज़ें पढ़ी हैं उनको हम डायग्रामेटिकली कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं. बिकॉज व्हाट हैपन्स, हम लोग जो कुछ भी पढ़ते हैं और फार्मूलाज में लगा के जो भी स्टैटिस्टिकल वैल्यूज़ निकालते हैं, जब हम अपनी रिसर्च वगैरह करते हैं या रिसर्च पेपर्स बनाते हैं तो उन्हीं चीज़ों को डायग्रामेटिकली और ग्राफिकली प्रेजेंट करना ज़रूरी होता है, सो दैट विद अ व्यू सामने वाले को, पढ़ने वाले को, रीडर को वो चीज़ समझ में आ जाए. ठीक है. तो बॉक्स एंड विस्कर प्लॉट में हम डिस्पर्जन के मेजर्स को डायग्रामेटिकली ग्राफिकली रिप्रेजेंट करेंगे. सो बॉक्स एंड विस्कर प्लॉट में 5 चीज़ें रिप्रेजेंट करी जाती हैं: लोएस्ट वैल्यू एंड द हाईएस्ट वैल्यू, मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू, मिडिल वैल्यू, मीडियन एंड फर्स्ट क्वार्टाइल एंड थर्ड क्वार्टाइल. ये चीज़ें 5 चीज़ें रिप्रेजेंट करी जाती हैं. नीचे डायग्राम में आप देखिए हम लोग सिंपली कैसे रिप्रेजेंट करते हैं. ये हमने स्केल लिया, इस पे वैल्यूज़ प्लॉट करेंगे. ठीक है. जो भी हमारे डाटा सेट की वैल्यूज़ दे रखी होंगी वो वैल्यूज़ प्लॉट करेंगे. ठीक है. बीच में मीडियन, स्टार्टिंग मिनिमम वैल्यू, लास्ट में मैक्सिमम वैल्यू, बीच में मीडियन. फिर Q1 वैल्यू को प्लॉट करेंगे, Q3 वैल्यू को प्लॉट करेंगे. सो यहाँ पे 25% ऑफ द डाटा, यहाँ पे 25% ऑफ द डाटा. Q1 और मीडियन के बीच में 25% ऑफ द डाटा और Q3 और मीडियन के बीच में भी 25% ऑफ द डाटा. और Q1 से लेके Q3 तक एक बॉक्स बना देंगे, इसको हम बोलते हैं बॉक्स. ठीक है. Q1 से लेके Q3 तक कह लीजिए एक तरीके से इंटर क्वार्टाइल रेंज में. ठीक है. यहाँ पे बनेगा हमारा बॉक्स. और विस्कर का क्या मतलब है? विस्कर का मतलब वैसे होता है लॉन्ग हेयर. तो यहाँ पे ये जो लाइन है जो मिनिमम वैल्यू से लेके पूरा एंड तक मैक्सिमम वैल्यू तक जाएगी, ये जो लाइन होगी इसको बोलेंगे विस्कर. तो पूरा नाम है इसका बॉक्स एंड विस्कर प्लॉट. इसमें 5 चीज़ें रिप्रेजेंट करी जाती हैं. जो बॉक्स बनता है वो इंटर क्वार्टाइल रेंज में Q1 से लेके Q3 तक में बॉक्स बनता है, इसको बॉक्स बोलते हैं. ये बॉक्स रिप्रेजेंट करता है इंटर क्वार्टाइल रेंज या सेंट्रल 50% ऑफ द डाटा. और जो लाइन मिनिमम वैल्यू से मैक्सिमम वैल्यू तक जाती है उसको हम विस्कर बोलते हैं. यहाँ पे तो ये हॉरिजॉन्टली बना था. ज़रूरी नहीं है कि बॉक्स एंड विस्कर प्लॉट हॉरिजॉन्टली ही बने, वर्टिकली भी बनाया जा सकता है इस चीज़ को. इस तरीके से देखिए यहाँ पे भी क्या है, ये वाली जो सेंट्रल लाइन है ये मीडियन को रिप्रेजेंट करेगी. ठीक है. ये Q1, ये Q3 और इसको बॉक्स से कवर कर देंगे हम लोग. ठीक है. यहाँ पे टॉप 25% ऑफ द डाटा, यहाँ पे बॉटम 25% ऑफ द डाटा एंड मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यूज़. ये जो लाइन है ये विस्कर कहलाएगी. लोअर विस्कर, अपर विस्कर, मतलब वही लाइन जो मिनिमम वैल्यू से मैक्सिमम वैल्यू तक कनेक्ट करती है, कनेक्टिंग लाइन, उसी को हम जो है विस्कर बोलते हैं. सो आप हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली दोनों तरीके से जो है बॉक्स एंड विस्कर प्लॉट को बना सकते हैं. तो देखिए द बॉक्स इन द बॉक्स प्लॉट इज इंटर क्वार्टाइल रेंज. ये 50% ऑफ द डाटा को रिप्रेजेंट कर रही है, इंटर क्वार्टाइल रेंज है. इट कंटेन्स 50% ऑफ द डाटा. नाउ कॉन्सेंट्रेटेड डिस्ट्रीब्यूशंस हैव लोअर इंटर क्वार्टाइल रेंज. इसका मतलब क्या है? डिस्ट्रीब्यूशन अगर कॉन्सेंट्रेटेड है यानी कि सारी वैल्यूज जो है, ठीक है, बहुत कम रेंज में क्लस्टर अराउंड कर रही है, बहुत आसपास की वैल्यूज है, तो रेंज कम होगी,
इंटरक्वार्टाइल रेंज कम होगी, तो ये जो बॉक्स है ना वो काफ़ी क्लोज्ड, काफ़ी छोटा बनेगा। और अगर मोर डिस्पर्स डिस्ट्रीब्यूशन है तो बॉक्स काफ़ी वाइडर बनेगा। भाई जितना ज़्यादा वेरिएशन होगा इंटरक्वार्टाइल रेंज भी उतनी बड़ी होगी, तो बॉक्स जो है फिर उतना ही ज़्यादा बड़ा बनेगा, उतना ही ज़्यादा डिस्पर्स्ड वाइडर बनेगा। अब देखिए कैसे पता चलेगा कि हम जो डाटा रिप्रेजेंट कर रहे हैं उसमें स्क्यूनेस है कि नहीं है। सो इफ द मीडियन इज क्लोजर टू वन साइड और द अदर ऑफ द बॉक्स, इट्स अ स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन। यहाँ पे मीडियन बिल्कुल बीचों बीच में आया है, इधर भी 25% ऑफ द डाटा, इधर भी 25% ऑफ द डाटा, यानी कि सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन है। लेकिन मीडियन की लाइन अगर बीच में नहीं आती, ठीक है, तो इसका मतलब स्क्यूनेस होता। अगर मीडियन की लाइन यहाँ पे आ जाती या यहाँ पे आ जाती तो इसका मतलब एक तरफ का डाटा ज्यादा होता, उस केस में हमारा डिस्ट्रीब्यूशन सिमेट्रिक नहीं होता। इस चीज को भी स्टडी करेंगे। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट स्लाइड। ये आसान टॉपिक है, बॉक्स प्लॉट कोई डिफिकल्ट टॉपिक नहीं है, बस थोड़ा नया जरूर होगा आप लोगों के लिए। तो देखिए क्या है, द लाइन ड्रॉन फ्रॉम मिनिमम वैल्यू टू द मैक्सिमम वैल्यू, बीच में Q1 Q3 आता है, ठीक है, उसको हम बोलते हैं विस्कर। सो ये जो लाइन है, ये मिनिमम वैल्यू, ये मैक्सिमम वैल्यू, ये मीडियन, और ये Q1 और ये Q3, ठीक है। कई बार जब फाइनली बॉक्स प्लॉट बनाते हैं ना तो उसको खुद अंडरस्टैंड करना पड़ता है, हर बार उस पर जो है नोटेशंस या वैल्यूज रिप्रेजेंट नहीं करी जाती है, इसीलिए ऐसे भी आपको पता होना चाहिए। तो ये जो है मिनिमम वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू, मीडियन, Q1 Q3, ठीक है। और ये जो लाइन ये जो जा रही है ये विस्कर लाइन है और ये अपना बॉक्स प्लॉट है, ठीक है। क्या इलस्ट्रेट करता है हमारा बॉक्स प्लॉट? स्प्रेड ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन। इससे हमें एट अ ग्लांस देखते ही पता चल जाता है कि स्क्यूनेस है कि नहीं है डिस्ट्रीब्यूशन में, और जो हमारे डाटा आइटम्स है उसमें वेरिएशन कितना है। अब देखिए, इफ द मीडियन इज नियर द सेंटर ऑफ द बॉक्स, तो यानी कि हमारी डिस्ट्रीब्यूशन अप्रॉक्सीमेटली सिमेट्रिक है। जैसे यहाँ पे ये जो हमारा बॉक्स बना हुआ है, ठीक है, बिल्कुल अगर मीडियन बीचों बीच है तो इसका मतलब सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन है। फिर देखिए, इफ द मीडियन फॉल्स टू द लेफ्ट ऑफ द सेंटर ऑफ द बॉक्स, ठीक है, ये राइट साइड ये लेफ्ट साइड, अगर मीडियन यहाँ नहीं होके इस साइड है, लेफ्ट साइड में कहीं, ठीक है, तो इसका मतलब इस तरफ का एरिया ज्यादा है, राइट हैंड साइड का एरिया ज्यादा है, राइट हैंड साइड का एरिया ज्यादा है, तो मतलब क्या होगा? पॉजिटिवली स्क्यूड। वैसे ही अगर मीडियन जो है बॉक्स के राइट हैंड साइड की ओर हो तो इस तरफ का एरिया ज्यादा हो जाएगा लेफ्ट हैंड साइड का, तो मतलब डिस्ट्रीब्यूशन नेगेटिवली स्क्यूड है। If the lines are about the same length, the distribution is approximately symmetric, not just the box plot. ये जो whisker lines है, ये लाइन से भी हमें पता चल जाता है कि डिस्ट्रीब्यूशन सिमेट्रिक है कि नहीं है। भाई ये जो है अपना मीडियन है, मीडियन से इधर की लाइन और इधर की लाइन देख लो, अगर लाइंस बराबर हैं तो इसका मतलब सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन है। इफ द राइट लाइन इज लार्जर देन द लेफ्ट लाइन, ठीक है, वो किस केस में होगा? अब इसके लिए मैं अलग से बना के दिखाती हूँ, एक ही डायग्राम में बहुत दिखा लिया। लाइक दिस। सो देखिए, इफ द राइट लाइन इज लार्जर देन द लेफ्ट लाइन, तो ये उस केस में होगा जब मीडियन बीच में नहीं होके यहाँ पे गई हूँ। अगर मीडियन यहाँ पे है तो इसका मतलब राइट साइड को जो लाइन जा रही है वो ज़्यादा, अगर मैं बीच में बनाऊंगी तो दोनों तरफ की लाइंस बराबर हो जाएंगी। अगर मीडियन यहाँ पे कहीं आ रहा है तो इसका मतलब राइट हैंड साइड की लाइन ज़्यादा है, इसका मतलब राइट हैंड साइड का एरिया ज़्यादा है, यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन पॉजिटिवली स्क्यूड है। और वाइस वर्सा, अगर मैं इस तरीके से बनाऊं, मीडियन यहाँ पे कहीं आ जाए तो फिर लेफ्ट हैंड साइड की ओर लाइन ज्यादा है, लेफ्ट हैंड साइड की ओर लाइन ज्यादा है तो डिस्ट्रीब्यूशन नेगेटिवली स्क्यूड है। सो इट इज वेरी इजी टू इंटरप्रेट एंड रीड द बॉक्स प्लॉट। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट स्लाइड। अब हम जो है एक बार बॉक्स प्लॉट को कंस्ट्रक्ट करके भी देखेंगे, ऑल्दो ये एग्जाम में नहीं आ सकता, बॉक्स प्लॉट तो कंस्ट्रक्ट करने को बोलेंगे नहीं एमसीक्यू वाले एग्जाम में, स्टिल एक बार देख लीजिए कैसे प्लॉट करते हैं। तो ये डाटा दे रखा है हमको और बोला गया बॉक्स विस्कर प्लॉट जो है उसको बनाया जाए। तो सबसे पहले तो हम इसको सीक्वेंस में अरेंज करेंगे। ये डाटा को हमने सीक्वेंस में अरेंज किया। कितने आइटम्स है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 आइटम्स है। मीडियन निकालना है, 9 + 1 डिवाइडेड बाय 2, ठीक है, दैट इज 10/2, फिफ्थ टर्म। सो फिफ्थ टर्म दैट इज 12 इज द मीडियन। तो मीडियन निकाल लेंगे सबसे पहले। मिनिमम वैल्यू 3 है, मैक्सिमम 21 है। फिर जो है Q1 और Q3 प्लॉट करना होता है तो Q1 और Q3 निकाल लेंगे। So Q1 n plus 1 divided by 4, 9 plus 1 divided by 4, 10/4 is 2.5th term, ठीक है। So second term 5 और ये third term 7, दोनों का मीन ले लो, 7 plus 5 that is 12, 12 divided by 2 is 6। ऐसे ही Q3 क्या होगा?
n+1 दैट इज 9+1 डिवाइडेड बाय 4 2.5 इंटू 3 थर्ड क्वार्टाइल है ना, तो 7.5 टर्म हो जाएगा. सो 7.5 टर्म, सो 7th टर्म इज दिस और 8th है ये. सो 14 और 18 का एवरेज ले लो. सो 14 + 18 डिवाइडेड बाय 2 दैट इज इक्वल टू 16. ये Q1 Q3 मतलब जो हमको 5 वैल्यूज प्लॉट करनी होती है वो निकाल ली बस हमने, वो आ गई हमारे पास. अब हम इसको प्लॉट कर देंगे. कैसे? एक लाइन लेंगे या स्केल बनाएंगे, उस पर हम वैल्यूज लिखेंगे 0 2 4 6 एटसेट्रा एटसेट्रा वैल्यूज लिखेंगे. सो मिनिमम वैल्यू 3, सो ये आ गई मिनिमम वैल्यू 3. यहाँ से विस्कर लाइन स्टार्ट होगी. मैक्सिमम वैल्यू 21, यहाँ पर विस्कर लाइन खत्म होगी. मीडियन 12 है तो ये अपना मीडियन लाइन आ जाएगी. Q1 6, तो ये आ गया Q1 और Q3 16, ये आ गया Q3. और Q1 से Q3 तक हमको क्या बनाना होता है? हमको ये बॉक्स बना देना होता है इस तरीके से. और फिर ये मिनिमम से लेके मैक्सिमम तक आप विस्कर लाइन से ज्वाइन कर दीजिए. सो सिंपली इस तरीके से हमारा बॉक्स प्लॉट बन जाएगा. और जैसे कि आप देख सकते हैं कि जो मीडियन है वो एग्जैक्टली सेंटर में नहीं आया है बॉक्स प्लॉट के. ठीक है, हल्का सा, बहुत ज़्यादा तो नहीं, लेकिन हल्का सा ये लेफ्ट साइड का एरिया ज़्यादा है, तो हल्का सा स्क्यूनेस हो सकता है इस केस में. मूविंग ऑन टू नेक्स्ट स्लाइड. ये एक बना बनाया मैंने दिया है. अब इसमें देखिए क्या है. मेथड 3 हैज़ द हाईएस्ट वेरिएबिलिटी इन स्कोर्स. कैसे पता चला हमें? सबसे ज़्यादा वाइड बॉक्स कौन सा है? ये. ठीक है, यहाँ पे ये रिप्रेजेंट किया गया, अलग अलग मेथड से बच्चों को पढ़ाया गया, मेथड 1 2 3 4, और फिर चेक किया गया कि हर एक मेथड से पढ़ाने के बाद बच्चों का स्कोर कितना आया. तो यहाँ पे मेथड 3 के ऊपर जो बॉक्स प्लॉट बन रहा है आप देख सकते हैं ये सबसे ज़्यादा वाइड बना है, मतलब सबसे ज़्यादा वेरिएशन ऑफ वैल्यूज़ ये रिप्रेजेंट कर रहा है. सो पहली चीज़ इसको इंटरप्रेट करने में कि बॉक्स जितना ज़्यादा वाइड होगा, ठीक है, इंटर क्वार्टाइल रेंज उतनी ज़्यादा है, मतलब वेरिएशन उतना ज़्यादा है वैल्यूज़ में. और सबसे कम, सबसे छोटा, सबसे टाइटर डिस्ट्रीब्यूशन कौन सा है? ये सेकेंड वाला, ये सबसे टाइटर डिस्ट्रीब्यूशन है. ठीक है, प्लस ये सिमेट्रिकल भी है क्योंकि आप देख सकते हैं ये एरिया और ये एरिया, मीडियन के ऊपर और नीचे का एरिया बराबर है. इस वाले में भी लगभग दोनों एरियाज बराबर हैं. अच्छा, ये क्या है? ये है एस्टेरिक्स मार्क. ये आउटलायर को रिप्रेजेंट करने के लिए होता है. अगर किसी डिस्ट्रीब्यूशन में आउटलायर्स, एक्सट्रीम हाई या एक्सट्रीम लो वैल्यूज प्रेजेंट है, ठीक है, तो समझो ये तो मिनिमम और मैक्सिमम रेंज दिखा रहे हैं. अब मिनिमम और मैक्सिमम रेंज जो है वो विस्कर लाइंस पे आके खत्म हो जाती है. अब इसके बाहर अगर कोई वैल्यूज आ रही है तो उसको इस एस्टेरिक्स के साइन से रिप्रेजेंट किया जाता है. मूविंग ऑन टू नेक्स्ट स्लाइड. मैंने ये तो बता दिया कि आउटलायर है तो आउटलायर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, एस्टेरिक्स के साइन से रिप्रेजेंट करते हैं. लेकिन आउटलायर्स कैसे फाइंड आउट किए जा सकते हैं, कैसे हम पता लगा सकते हैं कि किसी डिस्ट्रीब्यूशन में आउटलायर एक्सट्रीम हाई या एक्सट्रीम लो वैल्यूज़ हैं कि नहीं है? वैसे तो हम लोग देख के भी पता लगा लेते हैं, बट टेक्निकली क्या चीज़ सही है, तो इसका पता हम इंटर क्वार्टाइल रेंज से लगा सकते हैं. ठीक है, कैसे? लोअर एंड अपर क्वार्टाइल लो, Q1 और Q3 लो. ठीक है, माइनस Q1 में से -1.5, ये लोअर क्वार्टाइल है याद रखना, इसलिए माइनस कर रहे हैं. सो लोअर क्वार्टाइल के और भी नीचे जा रहे हैं. सो Q1 -1.5 इंटू इंटर क्वार्टाइल रेंज करो. और Q3 अपर क्वार्टाइल रेंज है, ठीक है, तो उसमें +1.5 इंटू IQR करो. इससे लोअर और अपर आउटलायर गेट आ गया. मतलब ये एक तरीके से मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यूज़ को रिप्रेजेंट करेगा. अगर इसके बाहर वैल्यूज़ जाती हैं तो इसका मतलब आउटलायर है. एग्जाम्पल से बेटर समझ में आएगा. देखिए, हमने ये एक एग्जाम्पल लिया है इधर, ये इसमें मीडियन 29 है, Q1 20 है और Q3 39 है, और ये 11 और 58 ये मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यूज़ हैं. अब ये लोअर और अपर आउटलायर गेट फाइंड आउट करते हैं. सो लोअर क्वार्टाइल इज Q1 दैट इज 20. सो 20 -1.5 इंटू इंटर क्वार्टाइल रेंज, इंटर क्वार्टाइल रेंज Q3 माइनस Q1, 39 माइनस 20 दैट इज 19. सो -1.5 इंटू 19 ये आया -8.5. ऐसे ही अपर आउटलायर गेट फाइंड आउट कर लो. सो Q3 की वैल्यू विच इज 39 प्लस 1.5 इंटू इंटर क्वार्टाइल रेंज विच इज 19, ये आ गया 67.5. ये जो दो वैल्यूज है इसको स्टैंडर्ड बना के चेक करना है कि हमारे डिस्ट्रीब्यूशन में जो मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यूज है क्या वो इसके बाहर जा रही हैं. अगर वैल्यूज इसके बाहर जा रही हैं तो इसका मतलब वो आउटलायर वैल्यूज हैं, और कोई वैल्यू इसके बाहर नहीं जा रही है तो मतलब आउटलायर नहीं है. तो देखिए अब हम चेक करते हैं हमारी इस डिस्ट्रीब्यूशन में -8.5 लोअर वैल्यूज में चेक करो. सबसे लोएस्ट वैल्यू क्या है? 11.
-8.5 तो बहुत दूर की बात हो गई, सबसे लोएस्ट वैल्यू 11 है, सो -8.5 के नीचे कोई वैल्यू आ रही है क्या? नहीं आ रही है। ऐसे ही हमारी हाईएस्ट वैल्यू क्या है? 58, तो इसमें क्या है? स्टैंडर्ड वैल्यू 67.5, 67.5 से ऊपर कोई वैल्यू है क्या? नहीं है, उसके अंदर ही है, 58 तक ही है। इसका मतलब हमारी इस डिस्ट्रीब्यूशन में कोई आउटलायर्स प्रेजेंट नहीं है। अगर इसमें फॉर एग्जाम्पल वैल्यू होती 68, तो वो 67.5 के ऊपर चली जाती, फिर हम बोलते कि हाँ आउटलायर प्रेजेंट है, और आउटलायर को हम जो है फिर एस्टेरिक्स के मार्क्स से शो करते बॉक्स एंड विस्कर प्लॉट में। सो इस तरीके से जो है हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं और फाइंड आउट कर सकते हैं कि आउटलायर्स हमारी डिस्ट्रीब्यूशन में हैं कि नहीं है। देखो जो बहुत ही नॉर्मल सीधी सादी डिस्ट्रीब्यूशन होती हैं या लीनियर डिस्ट्रीब्यूशंस होती हैं, उसमें तो देखते ही पता चल जाता है। फॉर एग्जांपल अगर एक इस तरीके की डिस्ट्रीब्यूशन है 2 4 6 8 10, तो पता चल रहा है कि कोई आउटलायर नहीं है। इसमें एक वैल्यू आ जाए अचानक से 50, तो सामने सामने दिख रहा है कि भाई इसमें आउटलायर है। बट बहुत सारी डिस्ट्रीब्यूशंस ऐसी होती हैं जिसमें क्लियरली पता नहीं लगाया जा सकता देख के इंस्पेक्शन से कि आउटलायर्स प्रेजेंट हैं कि नहीं प्रेजेंट है। वहाँ पे ये फॉर्मूला यूज़ होगा। आप जो है आउटलायर्स का पता लगाने के लिए मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यूज़ फाइंड आउट कर लीजिए कि अगर इस रेंज में वैल्यूज़ है, इसके अंदर अंदर है, तो आउटलायर नहीं है। इसके बाहर कोई वैल्यूज़ जा रही हैं तो इसका मतलब आउटलायर प्रेजेंट है। तो यहाँ डायग्राम में भी सेम चीज़ रिप्रेजेंट करी गई है। ये इंटर क्वार्टाइल रेंज, ये मीडियन Q1 और Q3 के बीच में हमने ये बॉक्स बनाया है, ठीक है। ये मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यूज़ हैं, ठीक है। हम जो है इस फॉर्मूला से Q1 -1.5 इंटू IQR, और ये गड़बड़ लिखा हुआ है, दिस शुड बी Q3 प्लस 1.5 इंटू IQR। इन फॉर्मूलाज से हम जो है अपनी लिमिट्स बना लेंगे, अपर एंड द लोअर लिमिट। इसके बियॉन्ड अगर वैल्यूज जाएंगी तो फिर वो आउटलायर कहलाएंगी। दैट्स इट। सो आई होप दीज कंसेप्ट्स आर क्लियर। डिस्पर्जन चैप्टर जो है अब ओवर हुआ। थैंक यू।